Good morning, students. The topic for today is electron diffraction studies of some compounds. इलेक्ट्रॉन डिफ्रैक्शन के अंतर्गत आज हम कुछ कंपाउंड्स की इलेक्ट्रॉन डिफ्रैक्शन स्टडीज़ करेंगे। जैसा कि मैंने आपको पिछले टर्म पे बताया था कि इलेक्ट्रॉन डिफ्रैक्शन पैटर्न से हम किसी कंपाउंड का स्ट्रक्चर फाइंड आउट कर सकते हैं और इंटर एटॉमिक डिस्टेंस या बॉन्ड लेंथ, बॉन्ड एंगल भी फाइंड आउट कर सकते हैं। तो फर्स्ट ऑफ ऑल वी स्टडी स्ट्रक्चरल डिटर्मिनेशन और स्ट्रक्चरल स्टडीज़। दो साइंटिस्ट थे, ब्रॉकवे एंड ग्रॉस। उन्होंने निकेल कार्बोनिल NiCO4 को सबसे पहले इलेक्ट्रॉन डिफ्रैक्शन से स्टडी किया था और इंटरन्यूक्लियर डिस्टेंस फाइंड आउट किया था। किसके बीच में? निकेल और कार्बन के बीच में और कार्बन और ऑक्सीजन के बॉन्ड के बीच में। फिर उन्होंने ये देखा कि निकेल और कार्बन के बीच में जो बॉन्ड डिस्टेंस है वो आया 182 ±3 pm पिकोमीटर एंड कार्बन और ऑक्सीजन के बीच में जो डिस्टेंस था या बॉन्ड लेंथ थी वो थी 115 पिकोमीटर। ये जो स्मॉल डिस्टेंस है वो ये बताती है कि निकेल कार्बोनिल में रेजोनेंस स्ट्रक्चर है जिसमें निकेल और कार्बन के बीच का जो बॉन्ड है वो सिंगल और डबल बॉन्ड के बीच का करैक्टर शो करता है और कार्बन और ऑक्सीजन की बॉन्ड लेंथ जो है वो उसी तरीके की है जैसे कार्बन मोनोऑक्साइड में थी। यानी ये निकेल कार्बोनिल के टेट्राहेड्रल स्ट्रक्चर को बताता है। ब्रॉकवे एंड ग्रॉ suggested tetrahedral structure of nickel carbonyl by electron diffraction method. The internuclear distance, that is nickel carbon and carbon oxygen bond distance have been found to be 182 ±3 picometer and 115 picometer respectively. The small distance suggests a resonance structure for nickel carbonyl in which nickel carbonyl bond partake of single and double bond character. Carbon oxygen bond length indicates it to be the same type as carbon monoxide and are tetrahedrally disposed about the nickel atom in nickel carbonyl, that is NiCO4। तो इस तरीके से इलेक्ट्रॉन डिफ्रैक्शन स्टडी से निकेल कार्बोनिल का स्ट्रक्चर फाइंड आउट किया गया। इसी तरीके से इलेक्ट्रॉन डिफ्रैक्शन स्टडीज़ इंडिकेट एल्युमिनियम क्लोराइड AlCl3 to be a dimeric containing two tetrahedra showing an H. Aluminium is at the center and being surrounded by 3 chlorine atoms occupying the corners of tetrahedra. इलेक्ट्रॉन डिफ्रैक्शन स्टडी इंडिकेट करती हैं कि एल्युमिनियम क्लोराइड जो है वो डायमेरिक की तरह एग्जिस्ट करता है, दैट इज़ Al2Cl6। इसमें एल्युमिनियम जो है वो कहाँ पर होता है? सेंटर पर, और जो क्लोरीन एटम्स हैं वो टेट्राहेड्रल के कॉर्नर्स पर होते हैं। तो एल्युमिनियम क्लोराइड के स्ट्रक्चर में देयर आर 2 टेट्राहेड्रा। ये भी हमने इलेक्ट्रॉन डिफ्रैक्शन से फाइंड आउट किया। इसी तरीके से
Hedberg and Schumacher proposed a bridge structure for the compound in which the bridging hydrogen boron bond distance is 133.4 picometer. Terminal hydrogen bond distance is 118.7 plus minus 3 picometer. And boron BB distance is 177 plus minus 1.3 picometer. The terminal hydrogen bond distance value agree with the single bond value, that is 113 picometer. बोरॉन में हम क्या देखते हैं कि इसका ब्रिज स्ट्रक्चर होता है, जिसमें ब्रिजिंग हाइड्रोजन और बोरॉन बॉन्ड के बीच का डिस्टेंस कितना आया था, 133.4 पिकोमीटर. फिर टर्मिनल हाइड्रोजन और बोरॉन के बीच का डिस्टेंस था, यानी बॉन्ड लेंथ थी 118.7 प्लस माइनस 3. अब यदि हम इसमें से -3 कर दें तो ये कितना हो जाएगा, इट इज़ 115.7, जो कि सिंगल बॉन्ड के लिए जो वैल्यू है 113 पिकोमीटर, उससे कोइंसाइड करता है. इसका मतलब क्या है कि टर्मिनल हाइड्रोजन और बोरॉन का जो बॉन्ड है दैट इज़ सिंगल बॉन्ड, और बी बॉन्ड का डिस्टेंस या बॉन्ड लेंथ इसमें आएगी, इस इलेक्ट्रॉन डिफ्रैक्शन से फाइंड आउट की गई 177 प्लस माइनस 1.3 पिकोमीटर. इसी तरीके से स्टडीज ऑफ सिस एंड ट्रांस डाइक्लोरो एंड डाइब्रोमोइथिलीन इंडिकेट दैट द स्कैटरिंग एटम्स, that is कौन से, हेलोजन, are much closer in cis form than the trans form. Ethylene डाइक्लोरोइथिलीन और डाइब्रोमोइथिलीन के सिस और ट्रांस फॉर्म की आइसोमर की स्टडी की गई. तो क्या देखा कि जो स्कैटरिंग एटम हेलोजेंस हैं, दैट इज़ क्लोरीन या ब्रोमीन, उनसे होने वाला स्कैटरिंग ये बताता है कि सिस फॉर्म में ये एक दूसरे के ज़्यादा क्लोज हैं एज कंपेयर टू ट्रांसफॉर्म. दैट इज़ scattering atoms means halogens are much closer in cis form than trans form. अब मैंने आपको बताया था कि स्ट्रक्चर के अलावा, स्ट्रक्चर डिटर्मिनेशन के अलावा, इससे हम बॉन्ड डिस्टेंस या इंटर एटॉमिक डिस्टेंस भी फाइंड आउट कर सकते हैं. सो द नेक्स्ट टॉपिक इज डिटर्मिनेशन ऑफ इंटर एटॉमिक डिस्टेंस by electron diffraction studies. The interatomic distances determined by electron diffraction are in good agreement with those obtained by Pauling's additivity rule, which states that the bond distance AB is equal to the arithmetic mean of the distance AA and BB. क्या मतलब हुआ कि पॉलिंग एडिटिविटी रूल कहता है कि अगर दो डिफरेंट एटम हैं ए और बी, तो उनके बीच का बॉन्ड डिस्टेंस या बॉन्ड लेंथ किसके बराबर होगी, या अर्थमेटिक मीन होगा किसका, डिस्टेंस बिटवीन ए एंड बी, यानी ए के बीच का डिस्टेंस
और बी के बीच की डिस्टेंस, या हम कह सकते हैं ए की बॉन्ड लेंथ और बी की बॉन्ड लेंथ को जोड़कर यदि हम इसका 2 से डिवाइड कर दें तो ये कहलाता है अर्थमेटिक मीन। और ये अर्थमेटिक मीन किसके बराबर होगा? ये अर्थमेटिक मीन इक्वल होगा बॉन्ड डिस्टेंस ऑफ ए बॉन्ड बी, ए और बी के बीच की बॉन्ड लेंथ के बराबर होगा। ये कहता है पॉलिंग्स एडिटिविटी रूल। तो अगर हम इस पॉलिंग एडिटिविटी रूल से बॉन्ड डिस्टेंस कैलकुलेट करते हैं और एक्स-रे डिफ्रैक्शन से बॉन्ड डिस्टेंस कैलकुलेट करते हैं तो दे शो गुड एग्रीमेंट विद ईच अदर। जैसे एग्जाम्पल लेते हैं, डायमंड में कार्बन के बीच का डिस्टेंस, ये कार्बन बॉन्ड लेंथ कितनी है? इज 154.2 पिकोमीटर। और क्लोरीन गैस में क्लोरीन डिस्टेंस या क्लोरीन बॉन्ड लेंथ कितनी है? 198.8 पिकोमीटर। अब अगर हम CCl4 की बात करें तो इस CCl4 में कार्बन और क्लोरीन के बीच का जो डिस्टेंस है, बॉन्ड डिस्टेंस या बॉन्ड लेंथ, वो क्या होनी चाहिए? इन दोनों की डिस्टेंस की अर्थमेटिक मीन, यानी 154.2 प्लस 198.8 डिवाइडेड बाई 2, यानी कितनी आनी चाहिए? इट शुड बी इक्वल टू 171.5 पिकोमीटर। ये एक्सपेरिमेंटल वैल्यू जो कि हमने इलेक्ट्रॉन डिफ्रैक्शन से फाइंड आउट किया 176.6 पिकोमीटर के अप्रॉक्सीमेटली इक्वल है, लगभग बराबर है। कार्बन डिस्टेंस इन डायमंड is 154.2 picometer and Cl distance is in Cl2 is 198.8 picometer. The arithmetic mean of these is 171.5 picometer and is almost equal to the CCl distance 176.6 picometer found in CCl4. तो इस तरीके से इलेक्ट्रॉन डिफ्रैक्शन स्टडीज़ also help in finding the interatomic distance. The interatomic distance in carbon dioxide, N2O and cyanogen shows the existence of resonance. जैसे फॉर एग्जाम्पल अगर हम कार्बन डाइऑक्साइड की बात करते हैं तो कार्बन डाइऑक्साइड में कार्बन और ऑक्सीजन के बीच का जो इंटर एटॉमिक डिस्टेंस है वो कितना आता है? ये आता है 115 पिकोमीटर। ये 124 पिकोमीटर डबल बॉन्ड के लिए और 111 पिकोमीटर ट्रिपल बॉन्ड के लिए आना चाहिए। तो इन दोनों के बीच में आता है, जो ये इंडिकेट करता है कि ना तो डबल बॉन्ड है और ना ट्रिपल बॉन्ड है। इसका मतलब क्या है? इट इंडिकेट रेजोनेंस। ये रेजोनेंस प्रदर्शित करता है या रेजोनेंस को इंडिकेट करता है। कार्बन ऑक्सीजन डिस्टेंस इन कार्बन डाइऑक्साइड is 115 picometer compared to the additive value 124 picometer for double bond and 111 picometer for triple bond, which indicate resonance.
अगर हम पॉलिंग्स एडिटिविटी रूल से अप्लाई करें तो डबल बॉन्ड के लिए वैल्यू आनी चाहिए 124 और ट्रिपल बॉन्ड के लिए आनी चाहिए 111, लेकिन ये इन दोनों के बीच में आती है कितनी 115, विच इंडिकेट रेजोनेंस बिटवीन 3 पॉसिबल स्ट्रक्चर। हम जानते हैं कार्बन डाइऑक्साइड के 3 संभावित स्ट्रक्चर हैं। क्या? एक कार्बन दोनों ऑक्सीजन के साथ डबल बॉन्ड, और एक में एक ऑक्सीजन के साथ डबल बॉन्ड और एक के साथ सिंगल बॉन्ड। जहाँ ट्रिपल बॉन्ड है वो क्योंकि इलेक्ट्रॉन लूज देगा इसलिए इसके ऊपर पॉजिटिव चार्ज, और जो सिंगल बॉन्ड है उस पर नेगेटिव चार्ज। तो एक बार एक ऑक्सीजन नेगेटिव, दूसरी पॉजिटिव, फिर पहली वाली पॉजिटिव और दूसरी वाली नेगेटिव। ये 3 कार्बन डाइऑक्साइड के रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर हैं, और एक्चुअल स्ट्रक्चर जो है वो क्या है? इन तीनों का रेजोनेंस हाइब्रिड। तो इस तरीके से हमने देखा कि इलेक्ट्रॉन डिफ्रैक्शन इज़ हेल्पफुल इन स्टडिंग द कंपाउंड्स के स्ट्रक्चर को और बॉन्ड लेंथ को फाइंड आउट करने में इलेक्ट्रॉन डिफ्रैक्शन टेक्निक यूज़फुल है। दिस इज़ ऑल फॉर टुडे। नेक्स्ट टर्न पर हम लेंगे लीड या लो एनर्जी इलेक्ट्रॉन डिफ्रैक्शन टेक्निक, और उस टेक्निक से सरफेस की स्टडी किस तरीके से की जा सकती है ये हम देखेंगे नेक्स्ट टर्न पर। सो दिस इज़ ऑल फॉर टुडे। थैंक यू।